आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, हमने चैप्टर 9 स्टार्ट करा था। चैप्टर 9 को ही हम कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने ये क्वेश्चन देखा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करी है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, ऑन 1 जनवरी 2011 a business purchased a laser printing printer costing $1,800. The printer has an estimated life of 4 years, after which it will have no residual value. What was the requirement? Calculate the annual depreciation charges for 2011, 12, 13 and 14 on the laser printer on the following basis. We have discussed two methods. First one was the straight line method and second one was the reducing balance method, and the rate given is 60% per annum. ठीक है, तो अब मुझे बताएं आपने कैसा करा। आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आया था स्ट्रेट लाइन मेथड से? 450। देन आपने निकाला होगा उसका रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से। रिड्यूसिंग बैलेंस में आपके पास 1 ईयर में कितना आया था? फर्स्ट ईयर में 1080। नाउ फिर बुक वैल्यू आपने निकाली होगी, कितनी आ गई थी 1800 में से? 720। देन फिर आपने 720 पे चार्ज करा होगा, दूसरे साल का कितना निकल कर आया डेप्रिसिएशन? 422। और बुक वैल्यू कितनी हो गई थी फिर इसके बाद? फिर आपने रेट अप्लाई करा होगा, कितना आया था नेक्स्ट ईयर में? ठीक है, देन बुक वैल्यू हमारी 115। आगे आपने करा था हाँ, अगली रिस्पॉन्स क्लास ले लूं फिर? ठीक है, हाँ क्या? हाँ, बुक में नेक्स्ट ईयर नहीं हुआ हुआ। आपने निकाल ली 4 साल के। नेट बुक वैल्यू आपका पहले साल का 1080 आया था, ठीक है। दूसरे साल का कितना आया था? 432। तीसरे साल का? चौथे साल का 69 आया। अच्छा। हम्म, इसमें आपके पास नहीं दिया गया। स्केड्यूल बनाया होगा आपने इसका, देख लेते हैं एक बार। स्केड्यूल बनाया होगा आपने। सबसे पहले आपने ईयर्स लिखे होंगे, ठीक है। ईयर्स आपके पास कितने? 2011, 12, 13 और 14। देन फिर आपने क्या लिखा होगा इसमें? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देन आपके पास क्या आ जाएगा भाई? कैरिंग अमाउंट या फिर बुक वैल्यू। क्लियर है? अब मुझे बताएं, पहले साल का 2011 का कितना डेप्रिसिएशन आया था? 1080। देन आपने माइनस करा होगा एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेट कितना है इसका? 1080 ही आएगा। बुक वैल्यू कितनी? 720। देन फिर आपने नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करा होगा 720 पे 60% रेट। कितना? 432। ऐसा ही है। अच्छा, 432 और प्लस 1080, एक्यूमुलेटेड टोटल कितना हो गया? 1512। अच्छा, मुझे बताएं अब बुक वैल्यू सेकेंड ईयर में कितनी हो जाएगी? 288।
ठीक है। नाउ 288 पे रेट अप्लाई करें और मुझे बताएं। 173। 173 प्लस 1512 1685 माइनस करें, बताएं। 115। 115 पे रेट अप्लाई करें। 69 प्लस 1685 1754 माइनस करें। 46। ऐसा ही है। अच्छा, ये बुक वैल्यू इस वजह से आ रही है क्योंकि आपके पास डिमिनिशिंग है ना, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत इस तरह से आ रही है। कोई मसला नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन शुड बी यूज्ड। क्या लिखा हुआ है? कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? रीड करें। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्या बात कर रहे हैं? कोई सा भी मेथड अप्लाई करें, हर एक के बेनिफिट अलग हैं। अब ये डिपेंड करता है बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन पे, वो किसको अपनाती है। आगे क्या लिखा हुआ है? जिस मेथड को अपना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो व्हीकल्स के लिए स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट रहें। ऐसा नहीं हो कि आपने फर्स्ट ईयर में स्ट्रेट लाइन करा और सेकंड ईयर में आपने क्या कर दिया, रिड्यूसिंग पर आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप अपना रहे हैं, सिमिलर आइटम्स। अब आपके पास बिल्डिंग है फॉर एग्जाम्पल, ये नॉन करंट एसेट है लेकिन व्हीकल से अलग है, तो आप दोनों में फर्क कर सकते हो कि आप व्हीकल्स पे आप स्ट्रेट लाइन लगा रहे हैं और आप बिल्डिंग को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐसा मुमकिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तमाम आपने क्या कर लिए, आपने आपने व्हीकल्स को चेंज कर लिया रिड्यूसिंग में, रिड्यूसिंग को चेंज कर लिया, जो आप बिल्डिंग कर रहे थे रिड्यूसिंग को आपने चेंज कर लिया फिर आपने स्ट्रेट लाइन में। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आइटम के लिए आप कर रहे हैं, गुंजाइश ये निकलती है कि सिमिलर आइटम्स के लिए आप एक ही तरह के यूज करें ताकि कंसिस्टेंट रहे, ताकि इन फ्यूचर जो भी आपके नेक्स्ट ईयर्स आते हैं उसके साथ आपकी कंपैरेबिलिटी कराई जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर है? नाउ व्हाट विल हैपन if you acquire non-current asset in the middle of the period। अकाउंटिंग पीरियड हमने देखा था भाई, कैलेंडर ईयर होता है, जनवरी 1 से स्टार्ट होता है और दिसंबर 31 पे होता है। कैलेंडर ईयर के अलावा फिस्कल ईयर वगैरह जो होता है वो बीच के मिड में होता है। बहरहाल जो भी है, अब हमारे पास 12 महीनों का एक पूरा पीरियड है। आपने अभी तक जो पढ़ा, 1 जनवरी को मैंने बताया था कि भाई 1 जनवरी पे हमने परचेज करा, एक्वायर करा नॉन करंट एसेट, और जितने साल हमने उसको बिजनेस में यूज करते रहे उतना वो डेप्रिशिएट होता रहा। लेकिन ऐसा हो सकता है, लाजमी सी बात है, जरूरी नहीं है हम पहली तारीख का इंतजार करें तो ही वो उसको एक्वायर करें। नॉन करंट एसेट है, कभी भी परचेज करा जा सकता है जब भी बिजनेस को उसकी जरूरत हो। तो अब लेट सपोज वो जैन के बजाय मई में आप परचेज कर रहे हो, 1 मई को, कितने मंथ हो जाएंगे अगर मई से मैं दिसंबर तक काउंट करूं? मई,
आगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने महीने आप डेप्रिशिएट करोगे पहले साल? 8 महीने। अगर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाए, आप कर सकते हैं? देखें, सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें तो ईयरली डेप्रिशिएट करना होता है कि पूरे साल में 12 महीनों में वो कितना डेप्रिशिएट हुआ होगा। लेट सपोज यहाँ पे उन्होंने क्या दिखाया है, एक सवाल है। क्या सवाल है? सपोज दैट अ बिजनेस विच हैज एन अकाउंटिंग ईयर विच रन्स फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ठीक है, परचेज अ नॉन करंट एसेट on April 1st, 2011 at a cost of $24,000. The expected life of the asset is 4 years and its residual value is nil. ठीक है, which should be the depreciation charge for 2011? First you have to calculate the annual depreciation. अब आपने annual depreciation calculate करा, कितना निकल कर आया भाई? 24,000। यहाँ पे क्योंकि रेसिडुअल वैल्यू नहीं है तो जीरो है। 24,000 डिवाइड बाय 4, तो 6,000 पर एनम ये जो आपके पास अमाउंट निकल कर आई क्या है? एनुअली, एनुअल डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। अब हमने कितने महीने 2011 में यूज करे उस बिजनेस उस मशीन के? 8 महीने, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया होगा? मल्टीप्लाई बाय 8 और डिवाइड करा होगा किस पे? क्लियर है? ऐसे मुझे करके दिखा सकती हैं? करें इसको, सवाल है आपके पास, देखते हैं आप इसको कितना समझी हैं और कैसे करनी। ठीक है, मुझे पूरे 5 सालों के करके बताएं, सॉरी 4 साल के। पहले साल का मैंने आपको बताया, आगे आप कैसे इसको देखेंगी? इसको करें, मैं आती हूँ 2 मिनट में।
अच्छा जी, देख लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। क्या किया है आपने? पहले साल का 2011 का कितना आएगा भाई आपके पास? 4500। ठीक है, बाकी का क्या करा आपने? हम्म। चलो इसको यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है जनाब, आ जाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने ईयर्स लिखे होंगे। ठीक है, ईयर्स कौन सा है भाई? 2011 थे। 2011, 4 साल की लाइफ दी गई थी, एम आई राइट? 2012, 2013 और 2014। ठीक है, देन फिर हमने क्या कैलकुलेट करा होगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, 2011 का आपने कैसे लिया होगा? एनुअल तो पहले लिया होगा। कितना आया था भाई आपके पास? 6000। 6000 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, कितना आ गया था? 4500। क्लियर है? अब देखें, फिर आपके पास क्या आया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा भाई? ये भी 4500 आ जाएगा। देन फिर कैरिंग अमाउंट या फिर बुक वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? हम्म। 19। हाँ, कितनी आ रही है? 19,500, ऐसा ही है। अब आ जाते हैं 2012 पे, मुझे पता है। अब यहाँ पे किस तरह से निकलेगा? पूरा 6000 आएगा। 6000 प्लस 4500, 10,500 आ गया। ठीक है, नाउ अब मुझे बताएं बुक वैल्यू। 13,500। नाउ दूसरे तीसरे साल का भी आपका कितना आ जाएगा? 6000 प्लस 10,500, 16,500 हो गए। नाउ बुक वैल्यू 7,500। आगे फिर 6000 आया, कितना हो जाएगा भाई ये? कितना हो जाएगा ये? आपने कितने, 3 महीने का आप कह रही हो? क्या हमने पूरे साल का भी कर लिया? पहले साल में आपके पास कितने महीने बच रहे हैं? 3 महीने बच रहे हैं। ठीक है, या आ गया आपका दूसरा साल, या आ गया तीसरा साल, ये चौथा साल। चौथे साल के बाद 2015 में वो 3 महीने काउंट होंगे। ठीक है, तब आप मुझे बताओ 6000 प्लस 16,500 कितनी हो गई बुक वैल्यू? सॉरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 22,500। नाउ बुक वैल्यू 1500। ना, अब मुझे बताएं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 महीनों का। 1500। 1500 प्लस 22,500 कितना आ जाएगा? 24,000। कोई बुक वैल्यू रह गई? ठीक है, मिस्टेक पता चली आपको किस तरह से आपने करा था। पहले साल आपका पूरा 12 महीनों का नहीं था, बल्कि कितने मंथ्स का था भाई? सिर्फ 9 मंथ्स का था। ठीक है, दूसरे साल में आपका पूरा 12 मंथ्स का था। ठीक है, तीसरे साल में आपका पूरे 12 मंथ्स का, चौथे साल में पूरे 12 मंथ्स का। अब हम इसको देखें तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन चौथा जो पहला साल था उसमें सिर्फ हमने 9 मंथ्स लिए थे। बाकी के 3 मंथ्स कब लेंगे? 2015 में। इस तरह से आपके पास पूरे 12 महीनों का जो डेप्रिसिएशन है वो काउंट होगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? इसी तरह अगर आपको दिया जाए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तब भी सेम प्रोसीजर आपने अपनाना होगा।
और इसको काम करना होगा। क्लियर है? अच्छा, देन आपकी लेबर कॉस्ट लग रही है इंस्टॉल करवाने के लिए उस चीज को, तो फिर आप क्या करोगे, कैसे रिकॉर्ड करोगे? इसमें इसको भी आप क्या मानोगे, कैपिटलाइज करोगे, क्योंकि जो मशीन लेकर आए हैं वो इंस्टॉल करवा रहे हैं, उसकी जो लेबर कॉस्ट लग रही है वो आपकी कैपिटलाइज हो जाएगी, कॉस्ट का पार्ट बनेगी, एसेट के तौर पे दिखेगी। ठीक है, तो आपके पास एसेट डेबिट हो जाएगा, वेजेस या सैलरीज जो भी हैं वो क्रेडिट होगी। ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी है। नाउ कैसे रिकॉर्ड करना है, आपके पास एंट्री क्या आती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब डेप्रिसिएशन जो निकलेगा हर साल का कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा, जो हमने देखे थे, सेलिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, तो ये भी उसी एक्सपेंस का पार्ट है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पे माइनस हो जाएगा। क्लियर है? रही बात एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। कैसे देखेगा, नॉन करंट एसेट आएगा आपके पास, तो नॉन करंट एसेट की आप वैल्यू लिखेंगे, उसमें से आप माइनस कर देंगे क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद फिर आपके पास क्या आ जाएगी, कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू। ठीक है, कैरिंग अमाउंट भी इसको कहते हैं, बुक वैल्यू भी कहते हैं। तो ये जो बुक वैल्यू है ये फिर टोटल करी जाएगी और नॉन करंट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर, इसको फिर काउंट करा जाएगा। क्लियर है? अच्छा जी, फिर आ जाते हैं लेजर्स पे। जब आप परचेज करेंगे तो आप क्या लिखेंगे भाई, आपके पास फॉर एग्जांपल आपकी कॉस्ट आई थी, आपने कब परचेज करा, 1 मार्च 2006 को, तो क्या हो जाएगा। अब देखो, अगर आपने मशीन करी है डेबिट, अगर लाइबिलिटी आपके पास ये पेमेंट नहीं करी है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, हम लेजर में उसका रीजन लिखते हैं, सप्लायर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, लाइबिलिटी है आपके पास। क्लियर है? नाउ बाकी फिर उस साल में और कोई इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो आपको सीडी बैलेंस, बीडी बैलेंस दिखेगा ओपनिंग में, फिर सीडी आ जाएगा, फिर ओपनिंग में बीडी आ जाएगा, इस तरह से चल रहा है जब तक उसमें या तो आपकी और कॉस्ट इनकर्ड नहीं हो रही किसी भी हवाले से। अब आपने जैसे अभी लेबर की बात देखी थी, लेबर आपके पास आया था, आपने उसको इंस्टॉल करवाया, या फिर कोई ऐसा और काम हुआ जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट में इजाफा हुआ, कैपिटलाइज करना पड़ा, तब जाके वो फिर यहाँ पे आपको दिखेगा रिकॉर्ड। बहरहाल, फिर आ जाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। अब देखें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसी साल का कैसे निकल रहा है, हमने कब खरीदी थी। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हुआ था, एक्यूमुलेटेड क्रेडिट हुआ, एक्यूमुलेटेड कितने से क्रेडिट हुआ, 4500 से। हमें रीजन पता है इसका, अपोजिट डायरेक्शन वाला, यानी डेबिट का क्या आएगा, इसका रीजन आएगा। ठीक है, फिर उस साल और कोई इसमें चीज नहीं हुई, चेंजेस नहीं हुई, तो क्या आ जाता है भाई आपके पास, सीडी बैलेंस। नाउ यही आपके पास नेक्स्ट नेक्स्ट पीरियड का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा, 4500, और फिर जितना दूसरे साल का था वो क्या हो गया, ऐड हो गया। क्लियर है? तो क्या हो गया, टोटल आपके पास 9000, एंडिंग बैलेंस आपका 9000। अब यही आपका नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग हो जाएगा, 9000 प्लस उस साल का 4500, 13500 एंडिंग। इसी तरह से ये एंडिंग और ओपनिंग चलता रहेगा। क्लियर है? तो हम एक्यूमुलेट को जब देखते हैं ना, ये टोटल करता हुआ, यही वजह होती है कि वो कभी क्लोज नहीं होता। हाँ, एक्सपेंस जो है आपका, हर साल एक्सपेंस क्लोज हो जाता है, जबकि एक्यूमुलेटेड चलता रहता है जब तक उसकी वैल्यू खत्म नहीं हो जाती। क्लियर है? एक्यूमुलेटेड क्रेडिट तो होता है, देखें एंट्री क्या बन रही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड क्रेडिट हुआ, रीजन क्या है इसके क्रेडिट होने का, आपने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्लियर है? क्लियर है? एक्यूमुलेटेड भी कहते हैं उसको, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, दोनों अगर वर्ड आ रहे हैं आपके पास तो इसका मतलब सेम ही है। ठीक है, इस तरह से आपके पास क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में दिखेगा। देखें, कंप्यूटर की क्या कॉस्ट थी पहले साल में,
दूसरे साल में, तीसरे साल में, उसमें से आपने एक्यूमुलेटेड माइनस करा। पहले साल आपके पास कितना था, 4,500, दूसरे साल में 4,500, 2008 का प्लस 2007 का, टोटल हो गया 9,000, माइनस करा तो बुक वैल्यू आई। सेम उसी तरह से आप करते हो जैसे अभी तक हमने काम करा था, ठीक है। लिखा कैसे जाएगा, इस तरह से आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखा जाएगा, नॉन करंट एसेट साइड पे। क्लियर है? अच्छा, फिर इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, सेम वैसे ही हैं। जस्ट आपने इसमें क्या बनाना है, लेजर्स बनाने हैं। अच्छा, लेजर्स फ्रॉम अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, प्राइम एंट्री में किस तरह से रिकॉर्ड होगा आपको पता है। जो बाकी आपने पढ़े थे, यानी पेटी कैश, कैश बुक, सेल्स डे बुक और आपके पास परचेज डे बुक थे, ठीक है। वहां जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था वो जर्नल में रिकॉर्ड होगा। जर्नल में किस तरह से रिकॉर्ड होगा देख लें, आपके पास फॉर्मेट दिया गया है। क्लियर है? एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट हमने देख लिया था। देखें, नॉन करंट एसेट डेबिट और पेबल्स या कैश क्रेडिट, ये एंट्री बनती है जब हम इसको एक्वायर करते हैं, परचेज करते हैं। नाउ डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, जब आप डिस्पोज करते हैं, यानी जो हमने अभी तक सैलवेज वैल्यू देखी थी, हमने क्या कहा था कि भाई पूरी आप इसको फुल्ली यूटिलाइज कर लें तो जब सेल करेंगे इतना आपको रिटर्न मिल जाएगा। लेट सपोज आपने कहा था 1,20,000 हमारी कॉस्ट है, उसमें से सैलवेज वैल्यू 20,000 है, तो हमने कहा 5 इयर्स इसकी लाइफ है, जब हम फुल्ली इसको यूज कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे अपने बिजनेस में, तो 5 साल बाद भी अगर हम इसको सेल करेंगे तो 20,000 हमें वापस रिटर्न हो जाएगा। सेम इसी तरह से आपके पास डिस्पोजल के केसेस भी आते हैं। आप सेल करते हो या एक्सचेंज करते हो तो आपके पास किस तरह से इसको करा जाएगा, सवाल देखें क्या लिखा हुआ है, 6.2 रीड करें। ठीक है, क्या लिखा है, परचेज करा था नॉन करंट एसेट 1 जनवरी 2006 को, कितने में, $25,000 से। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 6 इयर्स है। रेजिडुअल वैल्यू 7,000 है। अब यहाँ पे आपके पास क्या करना है, इसको डेप्रिशिएट करना है। द एसेट वाज इवेंचुअली सोल्ड आफ्टर 3 इयर्स ऑन 1 जनवरी 2009, 3 साल बाद आपका क्या हो गया, सेल हो गया है, ठीक है। कितने में सेल हुआ है, 17,500 में। क्या आप इसको खुद से करने की कोशिश कर सकते हैं, इसको करें ट्राई, देखते हैं, ठीक है।
हम क्या करेंगे, अगर हमने 3 साल बाद सेल कर दिया तो बाकी के ईयर्स थोड़ी ना हम काउंट करेंगे। ठीक है, 6 साल की उसकी लाइफ थी लेकिन तीसरे साल में हमने सेल कर दी, तो आधा काम तो आपने सही करा होगा। 25,000 में से एक्यूमुलेटेड 9,000 माइनस करा होगा, तो 16,000 आई। इसके बाद क्या काम करेंगे, हमने क्या देखा बेटा, सेल हो रही है कितने में, 17,500 में। ठीक है, अब देखो 16,000 की हमारी बुक वैल्यू थी और सेल करने पे आपको 17,500 मिल रहा है, तो ये कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको, 1,500 का। क्या ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है या फिर लॉस है, गेन है ना। इस तरह से आप चेक करते हो कि बिजनेस ने जब इसको डिस्पोज करा, उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 16,000 थी, हमारे हिसाब से 16,000 मिलने चाहिए थे। अब इसमें से 100, 200, 500 जितने ऊपर मिल रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, गेन है या प्रॉफिट है। क्लियर है, कितना है, 1,500 का। हाँ, 16,000 से अगर 1 रुपए भी कम मिलता तो वो लॉस होता। क्लियर है यहाँ तक। इस तरह से आप इसको क्या करते हैं, इसको जब सेल करते हैं तब आप इसको चेक करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है डिस्पोजल पे कि लॉस हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इस एग्जाम्पल को दोबारा ट्राई करें। क्या लिखा है, बिजनेस परचेज अ मशीन ऑन July 1st 2006 at a cost of 35,000. The machine had an estimated residual value of 3,000 and a life of 8 years. The machine was sold 18,600 on December 31st 2009, the last day of the counting year of the business. To make the sale, the business had to incur dismantling cost and cost of transporting the machine to the buyer's premises. These amounted to $1,200. The uses the straight line method of depreciation. What was the profit or loss of the machine? ये पहले की तरह है लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस है। ठीक है, इसको अपने तरफ से ट्राई करें, लेट्स सी कितना आता है कितना नहीं, कोई मसला नहीं अगर थोड़ा गलत भी हो जाए क्योंकि वी आर लर्निंग हियर। ठीक है।
चलें जी, इसको चेक कर लेते हैं। 8 इयर्स का था, 35,000 इसकी कॉस्ट थी। आपने कितना इसको डेप्रिशिएट करा? हाफ ईयर तक। पहले साल में आपने 2,000 का करा होगा, बाकी के 3 साल आपने 12,000, टोटल 14,000 तक का डेप्रिशिएट हुआ था। ठीक है, आपके पास बुक वैल्यू 21,000 आ रही थी। क्लियर है? अब देखें, आपने सेल करने की कोशिश करी है। सेल करने पे आपको कितना मिल रहे हैं? 18,600 जो उन्होंने बताया, लेकिन ये डायरेक्ट आपको नहीं मिल रहा है, बल्कि आपकी और कॉस्ट इनकट हुई है। कितनी? 1,200 और। ठीक है, अब देखें, आपको मिलने चाहिए थे कितने भाई? आपके पास 21 से तो ज्यादा होने चाहिए थे। अब प्लस आपने और देख लिया कि आपकी और कॉस्ट कितनी लग रही है इस सेल को करने के लिए? 1,200। तो ये तो हमारे 21,000 से कम है। ऐसा ही है। तो बिजनेस को क्या हो रहा है? नेट प्राइस आपको मिल कितनी रही? यानी आपके पास 18,600 मिल रही थी, उसमें से आप 1,200 माइनस करोगे, ये प्राइस आपके पास क्या होंगे? आपके कॉस्ट लग रही है अलग से। 17,400 मिल रहे होंगे। अब जाहिर सी बात है, आपके पास ये लॉस है। ठीक है, डिस्पोजल आपका हो रहा है लेकिन लॉस पर हो रहा है। क्लियर है? यहाँ तो कोई सवाल? अच्छा, इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखिए, जिसको हम डिस्पोज कर देंगे उसको क्रेडिट पे लाके डेबिट पे आती है। जब परचेज करी जाती है, क्रेडिट पे लाके इसको खत्म कर देंगे और डेबिट पे क्या आ जाएगा? डिस्पोजल ऑफ नॉट नॉन करंट एसेट। इसी तरह उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितनी आपने रिकॉर्ड करी थी वो क्या हो जाएगी? डेबिट पे आके खत्म हो जाएगी, क्रेडिट पे डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब जो आपके पास क्या आ जाएगा? receive करेंगे with the sale price of the asset. The sale is therefore not recorded in the sales account but in the disposal of non current asset. ठीक है, तो इसको कैसे? रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट क्रेडिट। इस तरह से आपने इसको रिकॉर्ड करना है। क्लियर है? अच्छा, लेजर्स आई होप आपको आ गए होंगे। क्लियर है यहाँ तक? प्लांट एंड मशीनरी क्या आपके पास आ गया था? देखो, ओपनिंग आपके पास है, डिस्पोज आपने करा, एंडिंग पे कितना रह गया है, इस तरह से आपके पास आएगा। क्लियर है? प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन आपने निकाली है। प्लांट एंड मशीनरी की एक्यूमुलेटेड पहले कितनी थी, फिर आपके पास कितनी हुई, टोटल आपके पास सीडीआर है। ऐसे ही चलता रहेगा। डिस्पोज करा आपने तो कितना हो जाएगा आपके पास? क्रेडिट पे क्या क्या? डेप्रिसिएशन, कैश। डेबिट पे प्लांट एंड मशीनरीज। और आपके पास ये जो प्रॉफिट है या फिर लॉस है। अब ये प्रॉफिट आ रहा है, कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। लेकिन ये हमारा रेगुलर रूटीन नहीं है तो हमारे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये अदर इनकम के तौर पे रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर है? यहाँ तो कोई सवाल? अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, इसको आप जब करेंगे तो आपको और अंदाजा होगा किस तरह से ये लेजर्स वगैरह बन रहे हैं, तमाम चीजें। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी बहुत सारी चीजें। ठीक है, पार्ट एक्सचेंज हो जाए तो किस तरह से इसको रिकॉर्ड करना है? यानी पार्ट एक्सचेंज हो जाए उसका तो आप कैसे करोगे? अच्छा, Jenkins needs a new van. The van costs $10,000. Land pays $6,000 and exchanges its existing van on the last day of the accounting period. The existing van had cost $8,000 exactly 3 years ago. Depreciation on motor vehicle is 20% on the straight line basis. ठीक है, अब वो एग्जिस्टिंग को क्या कर रहा है उसमें, और उसके पार्ट वगैरह एक्सचेंज हो रहे हैं, इसमें और कॉस्ट लग रही है। तो आप इसको देखोगे, ओपनिंग आपके पास 8,000 था, कितने में तुमने डिस्पोज करी है? ट्रेड इन अलाउंस वगैरह कितना आ रहा है उसका? 4,000 प्लस 6,000 कितना आपने पे करा है? तो इस तरह से होगा। इसको करके देखिएगा, आपको आ जाएगा। अच्छा, हम अपने जितने भी रजिस्टर्स बनाते हैं तो उसको तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो दिखाते ही दिखाते हैं। साथ हमारा एक रजिस्टर होता है जिसमें वहां पे आप इन चीजों को
और दिखाते हैं ताकि आपके पास कोई डिस्क्रिपेंसीज ना हो, या फिर कोई लीगल अथॉरिटीज आती हैं चेक करती हैं कि आप भाई आपने जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बातें लिखी गई हैं क्या वो वैलिड हैं, क्या वो वाकई आपके पास एसेट के तौर पे है नहीं है। तो अपने पास उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं, रजिस्टर में रखते हैं, लिखते हैं उन तमाम चीजों को, कितने का एसेट लिया था, कितने की वर्थ है, वो तमाम चीजें आपके अपने रजिस्टर में भी रिकॉर्ड हुई होती है। क्लियर है? कितने का लिया था, अब तक कितना वो डेप्रिशिएट हो चुका है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहाँ पर है, वो सारी चीजें आप कहाँ दिखाते हो, उसके रजिस्टर में। इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है। अथॉरिटाइजेशन एंड कंट्रोल किसकी अथॉरिटी होगी? एडिशंस एंड डिस्पोजल ओवर अ सर्टेन अमाउंट मस्ट बी अथॉरिटाइज ऑन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर authorization form and a disposal or authorization form respectively। इसको भी रीड कर लीजिएगा कि कौन ऑथराइज करेगा। ठीक है ना? सारी चीजें आपकी रीडिंग के तौर पर है, क्योंकि हमने ये तमाम चीजें FA1 में भी पढ़ी थी कि कोई भी आप पेमेंट करते हैं या कोई आप चीज खरीदते हैं तो उसको कोई ऑथराइज करता है फिर ही वो काम होता है, कंट्रोल भी उसका ही होता है। ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी। एसेट मैनेजमेंट कंप्यूटर बेस्ड कैसे होता है? डीलिंग विद डिस्क्रिपेंसीज, रीडिंग पर्पस है। यहाँ तक हमारा चैप्टर वाइंड अप होता है। क्लियर है? ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आए? क्लियर है? अच्छा, फिर हम आ जाते हैं इसके एक और चैप्टर पे, स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। चैप्टर 7, नहीं चैप्टर 8 था ना ये, 9 था, सॉरी 9 था, तो चैप्टर 8 भी स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फैमिलियर होगी उससे, ज्यादा मुश्किल नहीं। फिर मैं चाहूंगी इससे रिलेटेड आप तमाम क्वेश्चंस, अभी टाइम है तो आप अभी बैठ के कर लीजिएगा। हाँ, चैप्टर 7 ही करा, ये जरा आसान, ये आपके पास करा हुआ भी होगा, पीएलएन स्टेटमेंट से मिलता जुलता है, आपको आएगा, बस थोड़ी सी इसमें आपको मेथड्स में देखना होगा, बाकी और कोई ऐसी चीज नहीं है। इसको करने के बाद हमारे पास कितने रह जाएंगे? 4 हो गए थे, 5 कर लिया था हमने, 8, 9 हो गया, 8 कर लेंगे तो हमारे पास कितने टोटल हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, और 7 रह जाएंगे खाली बन हमारे। ठीक है। अच्छा भाई, हमारा चैप्टर नंबर 8 क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज, जो कि हमें आती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें काउंट करना आता है, कैलकुलेट करना आता है ना? हमने PNN स्टेटमेंट बनाई थी, उसमें आपने करा था। अब जल्दी से मुझे बताएं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, क्या समझती हो इस चीज को? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जिस कॉस्ट पे आपने गुड्स सेल कर दिए हैं उसकी कॉस्ट आप मालूम करेंगे। कैसे मालूम होती है? हम्म। ठीक है, क्लियर है? वही फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं है। अब जरा इसको क्वेश्चंस के तौर पे, इन्वेंट्री क्या होती है? गुड्स रखे हुए होते हैं बेटा। इन्वेंट्री वो, या गुड्स वो जिसका आप क्या कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, सेल करने के पर्पज के लिए। ठीक है, करंट एसेट है आपके पास। ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल आपके पास लिखिए। अच्छा, दोनों ही तरह से आपके पास होता है, एक तो अनसोल्ड गुड होता है, एक आपके पास रॉ की सूरत में भी आती है। फिलहाल अभी अनसोल्ड की बात हो रही है। सवाल क्या लिखा हुआ है, रीड करें 1.3।
profit wholesaler and supplier. He sold the rate for $10 each and sales for the year complete 45,000 for 4,500 and 30 there are 1,500 unsold units left in the inventory valued at $6 each. But there is gross profit. Gross profit निकाल सकती हैं, ट्राई करें, निकालें। इसमें आपको यूनिट्स भी बताए गए हैं और उसकी अमाउंट भी, ठीक है। इन केस आपको अमाउंट ना बताई जाए, सिर्फ यूनिट्स बताए जाएं, तो उसकी वेदा पे भी आप क्या कर सकते हो, अमाउंट कैलकुलेट कर सकती हो। जैसे उन्होंने बताया ईच, एक कितने का है, फॉर एग्जांपल 6 की है, तो कितने यूनिट्स रह गए, मल्टीप्लाई करवा देंगे, अमाउंट निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा, करें इसको। अच्छा जी, बताएं मुझे कितनी आ रही है आपकी क्लोजिंग। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आई। गलती कर दी। 27,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। सेल्स आपने कितनी लिखी, परचेजेस, ठीक है। क्लोजिंग आपको बताई गई थी कितनी, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास 27,000। ग्रॉस प्रॉफिट क्लियर है।
सेम उसी एग्जाम्पल का आप कंटिन्यू करिएगा, उसी की तरह है, कुछ अलग नहीं है। देखें क्या लिखा है, वी शैल कंटिन्यू द एग्जाम्पल ऑफ द रेनकोट स्टोर इनटू इट्स नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 1 जून 2007 to 30th June 2008. Suppose that during the course of this year, James Terry purchased 8,000 raincoats at a total cost of $55,500. During the year, he sold 8,500 raincoats for 95,000. At 30th June 2008, he had 1,000 raincoats left in inventory, which had cost $7,000. What was his gross profit for the year? Can you calculate? Okay, try it. हाँ जी, मुझे बताएं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई आपकी? 57,500। ओ, इन्होंने तो नहीं करा है। हाँ यार, 57,500 कॉस्ट। ओपनिंग आपके पास, परचेजेस टोटल अवेलेबल कितनी है? ये जो आपके पास ओपनिंग में परचेजेस ऐड करेंगे, ये क्या है आपके पास? टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी टोटल आपके पास कितना माल है बिकने के लिए। ठीक है, इसमें से आपने एंडिंग माइनस करी, कितनी थी भाई? 7,000, 57,500। नाउ आपकी जीपी कितना आया है? क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं किस पे? ये हमारे पास एक फॉर्मेट है, इसी को आप करेंगे। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम उसी तरह से आ रहा है आपके पास। अच्छा, व्हाट इज कैरेज इनवर्ड एंड व्हाट इज कैरेज आउटवर्ड? डिलीवरी होती है। अब दो तरह की डिलीवरी है, एक इनवर्ड है, एक आउटवर्ड। दोनों से मुराद? एग्जैक्टली। जब आप गुड्स परचेज करके लाते हो तो आपने क्या कहते हैं, फैक्ट्री तक लाने का जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, वो क्या कहलाएगी? कैरेज इनवर्ड। तो इसका क्या करना चाहिए, कहाँ इसको एडजस्ट करना चाहिए, कहाँ इसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए?
ऑपरेटिंग एक्सपेंस में वो चीज जरा हम गौर करें। हमारी कैरेज इन्वर्ट हो क्यों रही है? उस इन्वेंट्री की वजह से। इन्वेंट्री की वजह से क्यों? क्योंकि आपने परचेज करा। आप क्या करोगे जब आप फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज खरीद कर लाते हो, तो उसकी पूरा आने जाने का खर्चा उसको एक्सपेंस उस चीज के लिए रखते हो, या फिर कहते हो नहीं ये चीज का खर्चा ही नहीं है? खर्चा ही बोलते, खर्चा एक्सपेंस नहीं बोलेंगे। देखो, हमने ये क्यों करा था? इनवर्ट आपके पास आ रही है रीजन परचेज करने की वजह से। तो क्या ये उस कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कहाँ एडजस्ट होना चाहिए इसको? परचेजेस में। ठीक है, क्लियर है। जबकि कैरेज आउटवर्ड, अब ये क्या है? प्रोडक्ट बनने की बात की बात। जब प्रोडक्ट बन गया तो क्या इसको कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए? नहीं। फिर हमारा है तो एक्सपेंस। अब हम एक्सपेंसेस को कहाँ डील करते हैं? कौन सा स्टेटमेंट? कहाँ डील करते हैं? कहाँ पे? इनकम में से तो कॉस्ट भी माइनस होती है। कहाँ कहाँ? और सही जा रही हैं, बस थोड़ा और सोचें। क्या आप इनकम में से सबसे पहले कॉस्ट माइनस करते हो? क्या कैरेज आउटवर्ड जो है वो कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए? नो। फिर कहाँ इसको एडजस्ट करना चाहिए? कहाँ इसको रखना चाहिए? किस में से माइनस करना चाहिए? आपकी प्रोडक्ट क्यों ट्रांसपोर्ट हो रही है? ताकि आप अपनी फैक्ट्री से दूसरी शॉप्स पे या फिर ट्रांसपोर्ट उनको करवा रहे हो। होलसेलर आपके पास जो है उसके पास जा रहा है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना ये, तो तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पे चला जाएगा। क्लियर है। कैरेज इनवर्ट क्या है? आपके परचेजेस में ऐड होगा। जबकि कैरेज आउटवर्ड क्या है? आप क्या कर रहे हो? आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हो। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है ना एक तरह की। अच्छा जी, इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या लिखा हुआ है जरा रीड करें। रीड करिए। अगर एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफ एक्सपीरियंस फर्स्ट of Valencian France of during the ठीक है, व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट? एंड पीएलएन स्टेटमेंट हमें बनानी आती है, ऐसा ही है? सो ये कर लेंगी ना? आप मुझे बताओ, जल्दी से इसको करें। और फिर मुझे बताएं कितना आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है और कितना आपका
चलें जी, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑन जुलाई 1st 2006 शी हैड फर्नीचर इन इन्वेंट्री वैल्यू $35,000। ये कौन सी इन्वेंट्री है? ओपनिंग की एंडिंग? ओपनिंग ना, ड्यूरिंग द ईयर टू 30th June 2007 she purchased more furniture at a cost of 180,000. Carriage inward amounted to $5,000. Sales for the year 3,30,000. Other expenses of the business amounted to $72,000, excluding carriage outward. ठीक है, कैरेज आउटवर्ड उन्होंने इंक्लूड नहीं करा अदर एक्सपेंसेस में, आपको तो करना है, ठीक है। विच कॉस्ट $7,200. नाउ Janice Young took drawing $36,000 from the business during the course of the year. The value of the goods in inventory at the year end was $44,200. You have to make profit and loss. सबसे पहले तो सेल्स आपको बताई गई थी, कितनी थी भाई? 3,30,000, ठीक है। इसमें से आप क्या माइनस करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकल कर आएगी? ओपनिंग इन्वेंट्री में आपने उस साल की परचेजेस, कितनी परचेजेस थी भाई आपके पास? 1,80,000 प्लस कैरेज एनवर्ड की अमाउंट 5,000। तो आप क्या करते हो, देखो आप सिर्फ परचेजेस नहीं ऐड करते हो, आप नेट परचेजेस ऐड करते हो। क्लियर है? नेट परचेजेस का मतलब क्या है भाई? नेट परचेजेस का मतलब है, देखें आपने ये जो ओपनिंग ली है इसमें आप नेट परचेजेस ऐड करते हैं। अब नेट परचेजेस कैसे निकल कर आती है? नेट परचेजेस, नेट परचेजेस का मतलब है आपको बिल्कुल जो माइनस करना है वो माइनस हो जाए, जो ऐड करना है वो ऐड हो जाए। सबसे पहले तो आप क्या करते हो? ग्रॉस, ये जो आपके पास आई है वो फिलहाल आपके पास ग्रॉस परचेज है, ठीक है, ग्रॉस परचेजेस है। अब ग्रॉस परचेजेस आपके पास अमाउंट दी गई होगी, इसमें आपको अगर कैरेज इनवर्ड या ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड दिया गया है तो कैरेज इनवर्ड क्या होगा? ऐड होगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कितनी आपके पास आई हुई है। देन इसमें से आप क्या माइनस करेंगे? परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे टोटल आपके पास परचेसेस में से, और परचेज परचेज डिस्काउंट अगर आपने लिया है तो आपको क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। देन फिर आपके पास क्या आ गई भाई? नेट परचेजेस। अब ये जो नेट परचेजेस है ये आपके पास कहाँ ऐड होगी? ये आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री के साथ, ओपनिंग इन्वेंट्री के साथ क्या हो जाएगा? ऐड ऑन हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, फिर इसी चीज को आ जाए और देखते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया? ओपनिंग में आपने ऐड करा परचेज, परचेजेस प्लस उसमें ट्रांसपोर्टेशन इन ऐड करा, क्या कैरेज इनवर्ट कितना आ गया? 2,20,000। उसमें से एंडिंग माइनस करी 44,200, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आई? 1,75,800। सेल्स में से माइनस करा तो आपके पास जीपी कितना आया? 1,54,200। देन फिर आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करा, टोटल आपके पास अदर एक्सपेंसेस के तौर पे कितने दिए गए थे? 72,000। एक्सक्लूडेड उन्होंने बताया था ट्रांसपोर्टेशन आउटपुट या आपके पास कैरेज आउटपुट, आउटपुट नहीं उसमें इंक्लूड करा था। कितना था आपने इसको बताना है? 7,200 भी इसमें एक्सपेंसेस में आपके पास आएगा। तो टोटल आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं? 79,200। माइनस करें ग्रॉस प्रॉफिट में तो आपके पास नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 75,000। यहाँ तक आज इसको रखते हैं। फिर इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आएंगे या आप कर कर आइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। देन फिर हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे अपना इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, वो गुड्स रिटर्न ऑफ या राइट डाउन से करेंगे। क्लियर है? इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह।